Hi, good morning, children. It's nice meeting you after such a long time. We are going to come up with a new chapter and we are mentally prepared for accepting it. And that is lesson number 10, teaching the age of adolescence. In the last chapter, you learned about reproductive organs के बारे में आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में जाना है. अब आप एक नई चीज़ जानोगे और वो है प्यूबर्टी के बारे में. यानी जब आप एडल्सेंस, आपका जो एज है वो एडल्सेंस एज ही है और आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं आपको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है. ग्रेजुअली आप बच्चे से बड़े बन रहे हो या हैविंग नो आइडिया कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं. ना आप बच्चे रहे हो ना आप एक एडल्ट बने हो. सो यू आर सो कन्फ्यूज, यू डोंट नो एग्जैक्टली तुम्हारे अंदर ये चेंजेस क्या है. तो आपको इस चैप्टर में वो चेंजेस के बारे में जानने को अच्छे से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, यू गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस लेसन कि तुम्हारे अंदर ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और किस चीज़ के लिए आ रहे हैं. Lots of doubts that are still in your mind will be cleared. So children, I want you to pay attention and I know this chapter will be really interesting for you and you will definitely pay attention, learn and revise it again and again so you get the knack of it. So let's begin with it. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. अभी आपने पहले लेसन में देखा था कि animals reproduce कैसे करते हैं. आपको ये भी पता है, it is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. यह भी आपको पता चल गया होगा कि ऐसे नहीं होता कि जब बचपन में रहेंगे जैसे बॉर्न होता है ऐसे ही कोई अपने बेबी को बॉर्न कर सकता है. ये तो आपने किधर भी नहीं देखा होगा. एक स्पेसिफिक एज आती है, एक एज आती है तभी कोई भी अपने आप रिप्रोडक्शन कर सकता है. ह्यूमन बींग्स क्यों रिप्रोड्यूस कर सकता है आफ्टर अ सर्टेन एज. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन. अभी ह्यूमन में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में आप लर्न करेंगे. ह्यूमन बॉडी में आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, तभी एक चेंजेस आती है जब इंसान रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाता है. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में. या वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट. अभी आपको ये लाइन से पता चल जाएगा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़े ग्रेजुअली डेवलप करने में. किसका हाथ है? हार्मोन्स. यू मस्ट हैव हर्ड दिस. आपने बार बार ये सुना होगा हार्मोनल चेंजेस के बारे में. एक ये वर्ड है जो डॉक्टर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं कि हाँ कि आपको पिंपल्स भी आ रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हार्मोनल चेंजेस, बट यू डोंट नो एनीथिंग इन डिटेल. नाउ द चेंजेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल are due to the hormones in your body. और इसकी वजह से एक चाइल्ड होता है, वो एक बेबी होता है, धीरे धीरे बड़ा होकर एडल्ट में ग्रो होता है. एडल्सेंस एंड प्यूबर्टी. बूजो was celebrating his 12th birthday. अब बूजो जो था उसका 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. After his friends left, बूजो एंड पहेली began chatting with their parents. अभी बातें करने लगे. पहेली studied इन ओल्ड गर्ल्स स्कूल. अभी पहेली कहाँ पे पढ़ती है? सिर्फ लड़कियाँ हैं, उसको ज़्यादा ध्यान लड़कों पे नहीं है. शी स्टार्टेड लाफिंग. शी रिमार्क दैट मेनी ऑफ बूजो स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in height. मतलब अचानक से बड़े हो गए इसके दोस्त. मे बी उसने देखा होगा जब वो इसके प्रीवियस बर्थडे में उसने देखा होगा जब वो 11 ईयर्स का था वो 12 ईयर्स का होने लग गया. तो उसके फ्रेंड्स बड़े हो चुके हैं. और दूसरी क्या फ़नी चीज़ थी कि उनके लिप्स के ऊपर हेयरी लाइन भी आने लगे. सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबाउट, यानी मूछें भी आने लग गई थी. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप. अभी उसकी मम्मी ने अच्छे से समझाया कि अभी ये लोग ग्रो हो रहे हैं. ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बोर्न. अभी हमको पता है कि जैसे ही ग्रो होता है बेबी उतना का उतना नहीं रहता है, या कोई भी एनिमल उतना का उतना नहीं रहता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होता है. देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. अचानक से ग्रोथ होती है जो नोटिसेबल भी होती है. द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होता है वो एक बड़े होने का हिस्सा है. दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट. ये चेंजेस से पता चलता है कि अब आप धीरे धीरे एक एडल्ट बन रहे हैं.
आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। अभी ये सोच रहा है कि ये चेंजेस जो हो रहे हैं कब तक होते रहेंगे और कब पूरे होंगे। इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू नाइदर आर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। अभी कैसा अजीब सा पीरियड है जहाँ पे ना तुम एक बच्चे हो ना तुम एक एडल्ट हो। आई वंडर वेदर दिस पीरियड्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैड अ स्पेशल। अभी इसका नाम उसको जानना है कि ये एज को कौन सी एज बोला जाता है, जहाँ पे तुम बच्चे भी नहीं हो और जहाँ पे तुम एडल्ट भी नहीं हो। So that is the age called a special name, and that is adolescence. Growing up is a natural process, the period of life when the body undergoes changes. Growth का मतलब है बॉडी के अंदर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं. Leading to reproductive maturity. This word is very important. जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है हमारे वो मैच्योर हो रहे हैं, इसकी वजह से इसको एडोलेसेंस बोलते हैं. पहले हम बच्चे होते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इतने डेवलप नहीं होते हैं. अब इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है जिसके अंदर वी आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अवर ओन काइंड, वो मैच्योर होने लग जाते हैं. इस टाइम को बोला जाता है एडोलेसेंस एज. एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11. अब आपको जानने को मिलेगा कि कब से शुरू होता है और ये कब पीरियड ख़त्म होता है. उनका शुरू भी ग्रेजुअली होता है और ख़त्म भी ग्रेजुअली होता है. एकदम से कोई चीज़ शुरू नहीं हो जाती, एकदम से कोई ख़त्म भी नहीं हो जाती. सो एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स. अभी टीन्स बोला जाता है जैसे हम लोग बोला जाता है 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे टीन्स हम लोग बोला जाता है, इसके लिए इसका नाम टीन्स रखा हुआ है. एडोलेसेंस आर कॉल्ड टीनेजर्स, इसके लिए उनको टीनेजर भी बोला जाता है. इन गर्ल्स एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर दैन द बॉयज़. मैंने जैसे बोला लड़कों से भी पहले ये चेंजेस लड़की में शुरू हो जाती है. ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हम लोग एक फिक्स नहीं बोल सकते कि इसी पीरियड से वो चेंजेस शुरू हो जाएगा, थोड़ा आगे पीछे होता है डिपेंडिंग अपॉन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट ऑलवेज सेम फॉर ईच एंड एवरी वन. सबके लिए एक रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है. बहुत सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स पे भी जाते हैं कि बहुत सारे बच्चे हेरिडिटरी वाइज अपने पेरेंट्स पे जाते हैं तो उनका भी उसी की तरह चेंजेस होना शुरू हो जाता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोस सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. दिस चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. अब ये जैसे चेंजेस शुरू होने लग जाते हैं हम लोग ये मार्क कर सकते हैं कि ये हमारी प्यूबर्टी एज शुरू हो गई है. The most important change which marks puberty is that the boys and the girls became capable of reproduction. यानी दोनों रिप्रोडक्शन करने के लायक बन जाते हैं. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive. अब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी यानी पूरी की पूरी मेच्योरिटी लेवल जब आ जाती है रिप्रोडक्शन की, तब ये पता चल जाता है कि ये प्यूबर्टी एडोलेसेंस पूरा हो गया है हमारा. हम पूरे केपेबल हो गए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे डेवलप हो गए. वी आर रेडी टू रिप्रोड्यूस अवर ओन, हमारे ही काइंड का. अगर कोई एनिमल है तो वो एनिमल को जन्म दे सकता है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो दूसरे ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस कर. By Helen Bujo realized that sudden increase in the height and hairline above the lips in boys was signs of adolescence. They wanted to know more about other changes at puberty. अभी इतना तो उनको पता चल गया कि हाइट क्यों बढ़ रही है, लिप्स के ऊपर हेयर क्यों आने लग गए. ये एडोलेसेंस, अभी ये लोग भी रीच हो गए एडोलेसेंस एज, लेकिन उनको भी जानना है कि और कौन से चेंजेस आते हैं. अभी चेंजेस इन प्यूबर्टी, सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट. जैसे हाइट बढ़ने लग जाती है, द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज द सडन चेंज इन हाइट. At this time, the long bones, that is, the bones of arms and legs, elongate and make a person tall. अभी बोन्स बढ़ने लग जाते हैं, हाथ के, आर्म्स के, पैरों के, वो elongate यानी लॉन्ग होने लग जाते हैं और वो बच्चा अचानक से टॉल होना शुरू हो जाता है. पहले आप देखोगे कि एकदम शॉर्ट वाला बच्चा है, वो भी सडनली उसका सबसे ज़्यादा हाइट हो जाता है. जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होता था अब उसको लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि वो सडनली बहुत ही टॉल हो गया है. अभी ये एक चार्ट है. द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विद एज.
एज के हिसाब से जैसे हाइट कितना परसेंटेज ग्रो होती है, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। द फिगर्स इन कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट। जो हाइट का परसेंटेज है उसके बारे में कॉलम 2 और 3 में पता चलेगा। हैज़ रीच एट द एज गिवन इन कॉलम 1। अभी कॉलम 1 में एज लिखा हुआ होगा, जैसे 8, 9, 10, 11, 12 एज है, और परसेंटेज भी साइड में सेकंड और थर्ड में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, बाय एज 11 अ बॉय हैज़ रीच 81 ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट। फुल हाइट तो 100% है, वो 18 ईयर्स में वो हाइट का ग्रोथ बंद हो जाता है, तो 11 साल में 81% तक वो लड़का पहुंच चुका है। और लड़कियां हैं वो 88% ऑफ देयर फुल हाइट पहुंच गई है। दिस फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड दे मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। ये तो सिर्फ एक आइडिया के लिए है, ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन चेंजेस होते रहते हैं। यूज़ द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी। अभी ये टेबल से हम ये जानेंगे कि वो लोग कितने टॉल हो सकते हैं। फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। अभी टॉल, सबसे टॉल कौन है, शॉर्ट कौन है। अभी देखो यहाँ पे ये टेबल आप देख सकते हो, एज इन ईयर्स, परसेंटेज इन फुल हाइट बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग होता है। जैसे 8 ईयर्स का होता है तो ग्रोथ 72% है फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स 77% है। 9 ईयर्स के होंगे तो बॉयज़ के अंदर 75% आएगा इंक्रीज हाइट में, गर्ल्स में 81। 10 ईयर्स के होंगे तो 78%, गर्ल्स के लिए 84% इंक्रीज इन हाइट। 11 ईयर्स के होंगे तो 81 परसेंटेज एंड 88% इन गर्ल्स। 12 ईयर्स के होंगे तो बॉयज़ धीरे धीरे 84 तक पहुंच गए। गर्ल्स का ज़्यादा स्पीड है 91%। बॉयज़ 13 ईयर्स ऑफ एज में 88% उनकी हाइट ग्रो होती है, जबकि गर्ल्स ऑलमोस्ट फिनिश होने आ जाता है, 95% उनकी हाइट बढ़ जाती है। 14 ईयर्स में बॉयज़ 92% और गर्ल्स 98%। 15 ईयर्स में बॉयज़ 95% पहुंचते हैं और गर्ल्स 99%। 16 ईयर्स की एज में बॉयज़ 98% और गर्ल की धीरे धीरे हाइट गेनिंग एकदम फिनिश होने आती है, दैट इज़ 99.5%। 17 ईयर्स में बॉयज़ ऑलमोस्ट 99% हो गए, गर्ल्स 100%। 17 ईयर्स में उनकी हाइट अब ग्रो नहीं होगी। और बॉयज़ जब 18 ईयर्स के हो जाते हैं, बोलते हैं कि 18 ईयर्स तक हाइट लड़के लड़कियों की बढ़ती है। तो अगर अभी भी आपकी हाइट नहीं बढ़ी है अच्छे से, तो आप अच्छे प्रोटीन इनटेक करके, न्यूट्रिएंट्स फूड करके, अच्छी खूब सारी एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग वगैरह करके आप भी अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी एज है हाइट बढ़ाने के लिए। अगर आपको खूब शौक है हाइट बढ़ाने का तो 18 ईयर्स तक आपका हाइट पूरा ग्रो हो जाएगा एंड दैट इज़ 100 गर्ल्स बॉयज़ दोनों का ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम रीच कर देते हो जहाँ पे तुम्हारा प्यूबर्टी लेवल एंड हो जाता है। अभी नीचे कैलकुलेशन करने के बारे में बताया गया है, हाइट के बारे में। अभी आपकी हाइट कितनी है, एज वाइज आपकी जो हाइट होती है सेंटीमीटर में, और जो कॉलम में दिया है कि आपकी एस्टिमेटेड इतना एज में सपोज 11 ईयर्स है तो आपकी हाइट 81% ग्रो हो सकती है, तो वो परसेंटेज आप नीचे लिखेंगे, इंटू 100 लिखोगे। तो इधर ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक लड़का 9 ईयर्स ओल्ड है और उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, तो एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, वो अपने खुद के आइडिया हाइट का अंदाज़ा लगा सकता है। तो अगर अभी वो फ़िलहाल वो 120 सेंटीमीटर टॉल है और उसका ग्रोथ पीरियड 120 से लेके 75 है, तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर से तो 160 सेंटीमीटर टॉल आएगा। ओके चिल्ड्रन, दिस इज़ द वे यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट योर हाइट। अभी ये जो दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है, उसमें से एस्टिमेटेड हाइट ऑफ इंक्रीज बॉयज़ का रेड में है और गर्ल्स का ब्लू में है। जैसे आप देखते हो कि गर्ल्स जल्दी जल्दी लंबी हो जाती है और बाद में एक सर्टेन में वो स्टेबिलिटी आ जाती है, वो ऑलरेडी उसका ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होता है, बट एकदम ही सडनली बाद में कम एज में उनका स्टॉप हो जाता है, जबकि बॉयज़ ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाते हैं। रेड वन इज़ फॉर बॉयज़ एंड द
ब्लू लाइन इज फॉर द गर्ल्स, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया परसेंटेज से रिलेटेड, वही है इस ग्राफ में बता रहे हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में गर्ल्स जो होती है वो ज़्यादा फास्ट ग्रो होती है बॉयज़ से, बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। अभी जहाँ तक बढ़ना था 18 साल में वो लोग बढ़ चुके हैं, वो लिमिट था। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, भी कितना लंबा, सब एक साइज़ के तो होते नहीं हैं, डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन की उनकी हाइट कितनी ग्रो होगी। सब में ग्रोथ सडनली अचानक से कोई एकदम ही ज़्यादा टॉल हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन, एकदम कभी कभी कोई ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाता है और फिर एकदम उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, फिर वो ज़्यादा और बढ़ते नहीं हैं। और कोई लोग ऐसे तो स्लोली बढ़ते हैं, एंड तक बढ़ते रहते हैं, तो वो परसेंटेज वेरी होगा। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। अभी दूसरा एक प्रॉब्लम, अजीब वे में मैं ग्रो हुई हूँ। ये लड़की बोलती मेरा फेस तो छोटा लग रहा है, मेरा हैंड्स एंड लेग्स एंड माई बॉडी प्रपोर्शनेट नहीं लग रहे हैं, कुछ अजीब ही लग रही हूँ, मैंने छोटा छोटा मुँह और लंबी लंबी बॉडी। अब क्या होगा, मैं क्या करूँ? अब पहेली को चिंता होने लगी है। देयर इज़ नो नीड टू फॉर पहेली टू वरी, अभी पहेली को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, अभी सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक ही साथ में ग्रो नहीं होते सेम रेट में। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडल्सेंस लुक ओवर साइज, कभी कभी हम लोग को लगता है बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़े साइज का है, एंड आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी, वो बॉडी के साथ प्रपोर्शनेट भी नहीं है। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रपोर्शनेट, फटाफट से वो भी लाइन में आ जाता है और वो भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और एकदम बैलेंस हो जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू द सम फैमिली मेम्बर, या तो पापा पे जाएगा, मम्मी पे जाएगा, दादा दादी पे जाएगा, मामा पे जाएगा, हाइट होता है वो किसी फैमिली मेम्बर की तरफ जाता है। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहर्टेड फ्रॉम पेरेंट्स, अब ये जीन्स पे होता है, शायद फादर बहुत टॉल है, मदर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, तो मे बी वो जो चाइल्ड होता है वो मदर पे जाए, हो सकता है कि वो उसका हाइट के फादर इतने लंबे होने के बावजूद भी नहीं होते। इट डिपेंड्स वो पर्सन के जीन्स किस पे जाते हैं। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग द ग्रोइंग, बट यू शुड नो, अगर आपने खाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं, मैं न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाऊंगा, या मैं नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ फास्ट फूड खाऊंगी, तो आपका ग्रोथ क्या पॉसिबल है? नो। सो यू विल बी मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक एट दिस एज। यू हैव टू ईट नाइसली, थिंक प्रॉपरली एंड ईट अ बैलेंस डाइट। दिस हेल्प्स द बोन्स, अभी आपको ये याद रखना है कि बोन्स डेवलप होने के लिए नीड लॉट्स ऑफ कैल्शियम, मसल्स डेवलप होने एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एटलीस्ट अच्छे से एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ग्रोथ के लिए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ एडल्सेंस डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, अभी इस चैप्टर में क्या क्या खाना चाहिए वो भी दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट थिंग हम लर्न करेंगे और वो है चेंजेस इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन द बॉयज़ इन जूनियर क्लास, अभी लड़के कैसे हो जाते हैं, उनके शोल्डर खूब आगे आने लग जाते हैं, उनकी चेस्ट वाइड हो जाती है, छाती फूल जाती है, ऐसे चेस्ट पहले ऐसे छोटे छोटे होते हैं और फिर जूनियर क्लासेस में और फिर वो चौड़े से हो जाते हैं लड़के। ये क्यों होता है? क्योंकि ये लोग प्यूबर्टी एज में आ चुके होते हैं, उनके शोल्डर बड़े होने लग जाते हैं, ब्रॉड होने लग जाते हैं। क्यों? ग्रोथ के वजह से। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर, अभी ये जो हिप पोर्शन होते हैं लड़कियों का, वो एक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, वो सीधे सीधे के बदले अभी एक शेप देना लग जाता है, थोड़ा ब्रॉड और वाइड बनने लग जाता है। In the boys, the muscle of the body grows more prominently, और prominently grow होता है boys में muscles का girls से related। Thus changes occurring in adolescents, boys and girls are different। अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि boys and girls में same changes है, definitely दोनों में अंतर होता है और ये भी आप अच्छे से जानते हो। अभी आवाज़ सबसे बड़ी मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि लड़कों की आवाज़ एकदम चेंज हो जाती है, लड़कियों की भी होती है पर इतनी नहीं, थोड़ा मैच्योरिटी आ जाता है साउंड में, लेकिन बच्चों की जैसी छोटे से लड़कों की लड़कियों की तरह आवाज़ होती है वो अभी थोड़ी सी मैच्योर होने लगती है।
डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास क्रैक यानी फटने लग जाता है, ऐसा हमको लगता है. एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो. अभी जो ये वॉइस बॉक्स होता है वो ग्रो होने लग जाता है. बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. अभी बॉयज़ का जो बॉक्स होता है वॉइस का वो बड़ा होने लग जाता है. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. ऐसे गले में से आपको बाहर निकलता हुआ नजर आता है. आपने ये अच्छे से देखा भी होगा. इसको एडम्स एप्पल बोला जाता है. अभी जो लड़कियों में होता है वो तो हार्डली विजिबल होता है, वो लड़कियों में दिखाई नहीं दे सकता है क्योंकि लड़कियों में साइज छोटी रहती है. जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस. लड़कियों का थोड़ा सा शार्प वॉइस होता है, ऊंचा आवाज़ होता है, लेकिन लड़कों का एकदम गहरा आवाज़ होता है. इन एडल्सेंट बॉयज समटाइम्स द मसल ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स हॉर्स. कभी कभी सिर्फ लड़कों नहीं, लड़कियों में भी ये नोटिस किया जाता है कि आवाज़ थोड़ा सा हॉर्स हो जाता है. हॉर्स यानी एकदम ही फटने लग जाता है, एकदम प्रॉपर साउंड नहीं आता है. ये थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर धीरे धीरे वो वॉइस अपने आप से अच्छा नॉर्मल हो जाता है. तो उसको ज़्यादा सोचना नहीं है आपको. ये एडम्स एप्पल आपको दिखाई देगा, वो गले में जो वो लैरिंग्स है वो ग्रो हो जाए. एक ग्रोन बॉय में ये आपको दिखाई देगा. अब ये सोचता है बूझो कि मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस. नाउ आई नो. हाँ, अभी बूझो का ये भी सॉल्व हो गया कि आवाज़ में चेंज कैसे आ गया. अब ये पॉइंट भी उसकी सॉल्व हो गई. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. अभी आपको पसीना भी खूब सारा आने लगेगा और ऑयल सेक्रीशन जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हमको मुहासे निकलने लग जाते हैं. डॉक्टर बोलते हैं कि आपको मुहासे निकल रहे हैं. पिंपल्स बिकॉज योर स्किन इज सिक्रीटिंग ऑयल. और ये पोर्स में से जो ऑयल निकलता है उसकी वजह से पिंपल्स. पहले जब आप छोटे तो आप सोच भी नहीं सकते थे. आप कितना खेलते हो तो भी इतना पसीना आपको नज़र नहीं आता, इतने आपको कुछ कोई भी पिंपल नज़र नहीं आया. पर जैसे ही आपके स्वेट ग्लैंड्स ओपन होते हैं वैसे ही आपका ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाते हैं. मैनी यंग पीपल गेट एक्ने. अभी जैसे कि ये मेन पॉइंट है जो ऑरेंज बॉक्स में लिखा हुआ है. अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सलाइवरी ग्लैंड, जो हम लोग का थूक निकलता है, पसीना निकलता है, तेल निकलता है, ठीक है, ये सारे हैं, ये सेक्रीशंस होता है डक्ट वाया होता है. एंड दैट इज ड्यू टू एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के वजह से होता है. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वो हार्मोन्स होता है, वो कोई डक्ट में नहीं जाता और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो हार्मोन्स चले जाते हैं. इसके लिए इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी यहाँ पे आप नीचे देखोगे जो मैंने लिखा हुआ है हैंड में, ये दो किस्म के ग्लैंड्स हैं. वन इज़ एंडोक्राइन एंड वन इज़ एक्सोक्राइन. अभी एंडोक्राइन है, ये हार्मोन्स देगा और हार्मोनल डक्टलेस होता है, ये ब्लॉक ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा ये हार्मोन. जब से एक्सोक्राइन होता है वो केमिकल होता है, उसमें डक्ट्स होते हैं, वाया पाइप्स हम लोग बोल सकते हैं, ये चीज़ें पहुंचती है. जैसे मैंने स्वेट ग्लैंड का एग्जांपल दिया, ठीक है. अब हमको पिंपल्स नज़र आते हैं फेस में क्योंकि खूब एक्टिविटी हो जाती है, ग्लैंड्स बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं और ये ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. अब सेक्स ऑर्गन्स की हम लोग बात करेंगे. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड द पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. अभी बॉयज़ में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं पूरे डेवलप हो जाते हैं. द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म. अभी वो अपना स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर. अभी गर्ल्स में एग्स मैच्योर होने लग जाते हैं. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स. अभी मैच्योर एग्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है. रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. अभी इमोशनली भी चेंजेस, अभी बचपना नहीं रहता है और आप में हम बोलते हैं आप मैच्योर हो जाते हैं, आपको खुद का काम करने का नॉलेज आ जाते हैं,
आप कम डिपेंडेंट रहते हो सबके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने बड़े भाई बहन के ऊपर, और आप सब कुछ अपने आप कर सकते हो। एक आपका मेंटल लेवल पहुंच जाता है जहाँ पे आप इमोशनली भी स्टेबल हो जाते हो, इमोशनली भी मैच्योर हो जाते हो। एडोलसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने में भी चेंजेस आ जाते हैं। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस, पहले से वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद का काम खुद करने लग जाते हैं, कॉन्शियस भी हो जाते हैं, खुद को देखने संभालने अच्छे से तैयार भी होंगे, अभी उनके अंदर सेंस भी आ चुके हैं, स्मार्ट कैसे लगना है। जैसे मम्मी पहले आपको इंस्ट्रक्शंस देती है, ऐसे खाते नहीं, ऐसे बोलते नहीं, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे ढंग से रहो, वो सब नॉलेज अपने आप आने लग जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, सोचते हैं वो कि सही क्या है और गलत क्या है। In fact, it is often the time in one's life when the brain has again we'll say adolescence is also a period in change in the person's way of thinking. Adolescents are more independent than before and are also self-conscious. Intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. In fact, it is often the time in one's life when the brain has a great capacity for thinking. अच्छे से brain सोच सकता है, खूब सारा सोच सकता है. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. अभी कुछ changes ऐसे आ रहे हैं और अचानक से ऐसे change आती है कि उसको insecurity feel होने लग जाती है, उसको कुछ अजीब सा फीलिंग होने लग जाता है, वो एडजस्ट नहीं हो पाता अपने बॉडी और माइंड के साथ में। बट एन एडल्ट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो नीड टू फील इनसिक्योर, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक नेचुरल चेंज है और सब में आता है ये, आप अकेले ही नहीं हो, आप भी एक हिस्सा हो पूरी दुनिया में जिसके अंदर ये नेचुरल चेंजेस होता है ग्रोइंग अप का। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, you have learned in chapter 9 that testes and ovaries are reproductive organs. They produce gametes. Gametes का मतलब होता है उनका जो निकलते हैं, मेल का स्पर्म निकलते हैं और फीमेल का ओवा होता है, वो गैमेट्स होते हैं। अभी लड़कियों में जो ब्रेस्ट पोर्शन होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। अब ये गैमेट्स के बारे में जैसा दिया गया है, ये गैमेट्स है जिसमें मेल स्पर्म और फीमेल का ओवा होता है। गर्ल्स को ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, बॉयज़ को है उनको फेस में हेयर आना शुरू हो जाती है, दाढ़ी है, मूछें आना शुरू हो जाती है, मोस्टैच, बियर्ड। अभी आपको लड़की और लड़के में अंतर पता चलने लग जाता है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, मुस्टैच है, बियर्ड है। जैसे लड़कों को चेस्ट पे भी बाल ग्रो होना शुरू हो जाता है, छाती पे बाल ग्रो हो जाते हैं। अभी अंडर आर्म्स में भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं बाल, आपके प्राइवेट रीजन में, प्यूबिक रीजन में भी आपके हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पहले एकदम आपका बॉडी क्लीन होगा, लेकिन अब धीरे धीरे अंडर आर्म्स में और पब्लिक एरिया में, प्यूबिक रीजन में शुरू हो जाएगा हेयर आने के लिए। बोथ पूजो एंड पहेली विश टू नो व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। लेकिन शुरुआत कैसी होती है चेंजेस की, क्या चीज़ है वो जो ये चेंजेस डेवलप करती है। The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. I told you first only ये hormones है, ये hormones है जो हमारे अंदर ये changes लाता है। Hormones are chemical substances. These are secretion from endocrine glands और endocrine system। भी endocrine gland के बारे में मैंने आपको समझाया था, जो hormones रिलीज होता है डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है। The male hormone or testosterone, you spell it as testosterone, begin to release by testes at the onset of puberty। अभी ये किससे रिलीज होता है, टेस्टिस, प्यूबर्टी के बाद। The changes in the boys about which you have just learned from the example, the growth of facial hair, when puberty is यानी फेस पे हेयर होना शुरू हो जाता है। Once puberty is reached in girls, ovary begin to produce the female hormone or estrogen।
अभी लड़कियों में क्या हो जाता है, फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। उसकी वजह से ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है एस्ट्रोजन की वजह से। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। अभी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो फीमेल होता है उसको अपने बेबी को फीड करना होता है, इसके लिए उसके अंदर मिल्क सेक्रेशन ग्लैंड्स का होना शुरू हो जाता है। मिल्क तो जब बेबी होगा तभी आएगा, लेकिन उसके ग्लैंड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे गाय भी होती है, एक बछड़े को जन्म देने के बाद ही उसके अंदर से मिल्क सेक्रेट होता है, तो ग्लैंड्स रेडी होता है, बट मिल्क तभी सेक्रेट होगा जब वो रिप्रोड्यूस करेगा। द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी ये सारा किस चीज़ के कंट्रोल के अंदर होता है, और वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। रोल्स ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्शन फंक्शन। अभी रिप्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड सिस्टम टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। अभी जो भी हार्मोन रिलीज होगा, जहाँ तक उसको पहुँचना है, उसका जहाँ टारगेट है वहाँ वो पहुँचेगा, उसको उसका टारगेट साइट बोला जाता है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन्स। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन अवर बॉडी। बहुत सारे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। द टेस्टिस एंड ओवरीज सेक्रीट सेक्स हार्मोन्स। अभी टेस्टिस होता है वो लड़कों में है, ओवरीज होती है लड़कियों में होते हैं, वो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। अभी यही सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, फेशियल हेयर डेवलपमेंट है, शोल्डर्स ब्रॉड हो गए, आपके चेस्ट पे हेयर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होता है। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अभी ये किसके हाथ में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हाथ में। द पिट्यूटरी सेक्रेट्स मेनी हार्मोन्स, वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन ओवरीज। वो जो एग होता है वो मैच्योर हो जाता है, रिप्रोड्यूस करने के लायक बनते हैं, और स्पर्म्स जो एक्टिव हो जाते हैं फॉर्म इन द टेस्टिस। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरी टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। अभी जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, टेस्टिस में क्या डेवलप, ये टेस्टोस्टेरोन मेल में होगा, ओवरीज में एस्ट्रोजन फीमेल में, ये हार्मोन्स हैं। अभी ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट रिलीज हो जाएगा टू रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पे वो टारगेट साइट है, वहाँ पे कोई ट्यूब वगैरह की ज़रूरत है, डायरेक्ट ब्लड में से ही वो हार्मोन्स फ्लो होके तुरंत ही वो टारगेट साइट में पहुँच जाएंगे। स्टिमुलेट चेंजेस इन बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में चेंजेस होता है, ये स्टिमुलेट करता है बॉडी चेंजेस में। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स। ये हम लोगों ने जो स्टेप वाइज लैडर वाइज देखा। Paheli and Bujo have now understood that puberty marks the beginning of reproductive period when one becomes capable of reproduction। अभी पता चल गया है कि ये एज है प्यूबर्टी, जब पूरे मेच्योर हो जाते हैं तो हम अपनी ही तरीके का एक पर्सन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट दे वॉन्ट टू नो इफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगेन कंटिन्यूस और इट विल एंड समटाइम। ये चलता रहेगा कि ये भी एंड होगा। अब reproductive phase of life in humans. Adults become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. I had told you earlier about gametes. Sperms and ova, sperms in male and ova in female. The capacity of maturation and production of gametes lasts for a much longer time in males than in female. Male में ज़्यादा देर तक रहता है, female से related. In female, the reproductive phase of life begins at puberty, that is 10 to 12 years of age and generally lasts till the age of, भी शुरू हो जाता है। कोई लड़कियां 10 या तो कोई लड़कियां 12, 10 to 12 में कभी भी उनके अंदर ये रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है और ये लास्ट होगा टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स तक ये होगा कि वो लड़की रिप्रोड्यूस कर, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। कोई 45, कोई 50 ईयर्स तक। The ova begin to mature with the onset of puberty। अब ये जो ओवा होता है वो
मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी जैसे ही शुरू हो जाता है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। अभी एक साइकिल होता है, एक पीरियड होता है। वन एग डेवलप होता है, वन एग मैच्योर होता है, दोनों में से एक ओवरी में से होगा और इसका है 28 to 30 डेज के अंदर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकेम थिक सो एज टू रिसीव द एग। अभी मेल में से एग रिसीव करने के लिए ये यूटेरस जो है वो उसके बॉडी में एक थिक वॉल फॉर्म हो जाता है। वो आपको मैंने नीचे ड्रॉ करके रखा हुआ है, दैट यू कैन सी, आई शो इट टू यू, हियर यू कैन सी। अभी यहाँ पे यू कैन सी दैट एग सर्कल, जहाँ पे मैंने 28 और 30 लिखा है, तो उसके अंदर यू कैन सी द एग एंड यू कैन सी वेयर आई हैव पुट द लाइन्स, वहाँ पे इट्स रेडी, वो वॉल टिक हो रहा है। वेयर इफ देर इज एनीथिंग, अगर वो बेबी का चांसेस है रहने का, तो वो वॉल उसको प्रोटेक्ट करेगा। So that is the lining and the wall. During this period, the wall of the uterus become thick. Wall thick हो जाएगा so as to receive the egg. वो egg लेने के लिए ready हो जाएगा. In case it is fertilized and begins to develop, अगर वो fertilize हो जाता है और वो baby develop होना शुरू हो जाता है, the result is pregnancy. That means वो egg और sperm अगर हो जाते हैं, fuse हो जाते हैं, वो fertilize हो जाते हैं, तो वो प्रेगनेंसी रह जाती है और वो बेबी हो जाता है। If fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off. खून के साथ में जो वो वॉल, जो थिकनिंग वॉल है, वो शेड ऑफ हो जाएगी, वो निकल जाएगी। वो वॉल सिर्फ रहेगा। अगर तुम बेबी रखना, बेबी रहेगा तो ही वो वॉल रहेगा, प्रोटेक्टिव वॉल, वरना वो वॉल निकल जाएगा, वो भी ब्लड के साथ बाहर आ जाएगा। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन। इसी के वजह से गर्ल्स में ही ब्लीडिंग होता है, क्योंकि ये चीज़, ये जो वॉल है वो पूरा बॉडी में से निकालना होता है, क्योंकि ये मैच्योर एग की ज़रूरत नहीं होती है। ये वॉल भी टूट जाएगा और उसके साथ में ब्लड के साथ में सब कुछ बाहर आ जाएगा, और इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। अभी मेंस्ट्रुएशन का एक साइकिल होता है, दैट इज़ अबाउट 28 to 30 डेज। The first menstrual flow begins at puberty and is called menarche. अभी इसको जो फर्स्ट menstrual flow होता है उसको menarche बोला जाता है। At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. अभी ये साइकिल बंद हो जाती है, ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। कौन सी एज में? गर्ल्स want to know that. Maybe at the age of 45 and 50 depends on their mother's age also, and this age is known as मेनोपॉज। और ये एक जो पीरियड होता है एकदम से ही नहीं स्टॉप हो जाएगा, तो देयर इज लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग और वेरी लो ब्लीडिंग, बहुत कम होने लग जाता है, धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है। पहले रेगुलर आता था, मंथली आता था, फिर धीरे धीरे 3 months 4 months और ग्रेजुअली स्टॉप हो जाता है। दैट इज पॉजिंग। जैसे हम लोग वीडियो पॉज करते हैं वैसे पॉज शुरू होता है, उसको मेनार्की बोला जाता है, और जो बंद होने का प्रोसीजर है उसको मेनोपॉज बोला जाता है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेग्युलर। स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो हम लोग नहीं बोल सकते कि 28 to 30 डेज दैट इज़ द प्रॉपर टाइमिंग। कोई कोई गर्ल्स है उनका 2 months के बाद होता है, कोई कोई होती है वो जल्दी हो जाती है। तो ईच एंड एवरी वन का साइकिल इज़ नॉट सेम, इट इज़ इरेग्युलर, और उसको रेगुलर होने को सब कुछ टाइम लगता है, और कभी कभी डॉक्टर को भी कंसर्न करना पड़ता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। अभी ये भी हार्मोन्स ही कंट्रोल करती है। जब ये एग मैच्योर होता है, वो वॉल थिक होता है और बाद में वो ब्रेक डाउन होकर रिलीज हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो, अगर प्रेगनेंसी रही तो ब्लीडिंग नहीं होगा। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिन्स टू डिवाइड। अभी एग अगर फर्टिलाइज हो गया, वो डिवाइड होना शुरू हो गया, तो तुम्हारा वो यूट्रियस के अंदर फिट हो जाएगा और धीरे धीरे वो बेबी भी होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो बेबी भी बनना शुरू हो जाएगा। हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड ऑफ द बेबी? डिटरमाइंड, अभी आप ये भी सोचोगे लड़का होगा बेबी, अगर बेबी रह गया और वो वॉल रह गया तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये आपको जानना होता है। आई हैव माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट कजिन हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी। अभी मैंने ये पहेली बोलती है कि मैंने सुना, मेरी मम्मी को और मेरी आंटी को ये बात करते हुए सुना कि उनको एक बेबी आने वाला है।
तो वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये लड़का होगा कि लड़की होगा। अबे ये एग जो होता है, एक एग से कैसे पता चलेगा कि वो डेवलप होने के बाद वो लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा? ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। आइदर अ बॉय और अ गर्ल। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। वो एग में, जाइगोट में हम पता लगा सकते हैं कि वो लड़का है कि लड़की है। दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम in the fertilized egg. Recall from chapter 8 that the chromosomes are present inside the nucleus of every cell. अभी क्रोमोसोम्स होता है वो न्यूक्लियस में होता है हर एक सेल में। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cell. अभी जोड़ी होती है, 23 + 23 करेंगे तो 46 होती है, क्रोमोसोम्स होती है। 2 chromosomes out of this are sex chromosomes. इसमें से 23 जोड़ी में से 2 ऐसे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम है और वो है X and Y। अब फीमेल हैज 2 X क्रोमोसोम। जो फीमेल होगी उसके अंदर दोनों के दोनों कौन से क्रोमोसोम होंगे? X। मेल होगा, मेल में एक X होगा और एक Y होगा। सो रिमेंबर दैट मच, फीमेल में दोनों X होता है, मेल में एक X and Y होता है। द गैमेट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। The unfertilized eggs always has 1 X chromosome, but sperms are of 2 kinds. अभी लड़कियों के अंदर जो है वो एक ही चीज़ होती है और वो है X क्रोमोसोम, बट स्पर्म यानी जो लड़के में होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। Sperms are of 2 kinds. One has an X chromosome and the other one has a Y chromosome. When a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child. अगर हम लोग ये बोलेंगे कि फीमेल चाइल्ड बनाना है, ठीक है, तो स्पर्म भी X वाला रहेगा और एग भी, ओवा भी X वाला रहेगा, तो क्या बनेगा? एक लड़की। अगर डबल X आता है तो वो लड़की बनेगी, लेकिन अगर स्पर्म Y आएगा और X के साथ ज्वाइन होगा तो बन जाएगा बॉय। तो बॉय के अंदर होता है XY और गर्ल के अंदर होता है XX। स्पर्म भी X है और इनका भी एग X है, बॉयज़ का भी होता है, अगर Y होगा तो बॉय बनेगा। तो डिफरेंस इज 1XX तो दोनों में रहता है, लेकिन दूसरा भी X हुआ तो लड़की, और लड़के में अगर Y स्पर्म जाता है तो वो लड़के में डेवलप हो जाएगा। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर वेरी नाइसली, व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग X chromosome fertilize the chromosome and develop into a female child, if the sperm contributes a Y chromosome to the egg ovum at fertilization, the zygote will develop into a male child. तो ये आपका क्लियर हो गया। But now you know that sex chromosome of the father determine the sex of an unborn baby. The belief that the mother is responsible for sex of a baby is completely wrong, and to blame her for this is totally unjustified. Now girls and boys of this age, you should know that ऐसे माना जाता है कि लड़की अगर जन्म देती है तो माँ को कोसा जाता है कि तुम्हारे वजह से ही लड़की पैदा हुई है, तुम्हारे कारण ही लड़की, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। यू नो, दोनों स्पर्म, लड़का हो या लड़की हो, ये सिर्फ मेल डिसाइड कर सकता है, फीमेल डिसाइड नहीं कर सकती है। और ये डिसीजन मेल के हाथ में, बिकॉज दिस दे ऑल्सो डोंट नो कि कौन सा वाला स्पर्म रिलीज होने वाला है। अगर वाई स्पर्म रिलीज हो जाता है तो लड़का बॉर्न हो जाएगा, अगर एक्स स्पर्म रिलीज हो जाएगा तो लड़की हो जाएगी। सो इट इज़ इनजस्टिस फॉर गर्ल्स, बिकॉज गर्ल के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है कि लड़का या लड़की बॉर्न हो। हॉर्मोन्स एंड अदर दैन सेक्स ऑर्गन्स, अभी हम लोग अगर फिगर में देखेंगे तो हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस। अभी यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिखाई देगा और ये है टेस्टिस, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स यू हैव, अभी मैंने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको बताऊंगी हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड यू कैन इवन सी द ओवरी एंड टेस्टिस ऑल्सो. You can easily see that. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Apart from pituitary, the testes and the ovaries,
There are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas, adrenal. ये सारे डायरेक्ट फ्लो हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में. You can see this adrenal glands. You can see the pancreas. Pancreas are both. Pancreas and liver है. Let's go to pancreas and liver. We learn something about that. Pancreas and liver are both exocrine and endocrine glands. They are exocrine because they are secreting products like bile and pancreatic juice उन लोगों में से निकलता है. और into the gastrointestinal tract to a series of duct. जब duct में से जाया जाता है तो उनको बोला जाता है endocrine glands. नाउ लुक हियर, अभी ये डायरेक्ट ब्लड में फ्लो हो जाएगा तो ये दोनों ही है. पैंक्रियाज एंड लीवर दोनों एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है. एक्सोक्राइन में क्या होता है कि डक्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन में नहीं होता. सो हियर यू कैन सी ऑल. Bhojan Paheli had once visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. अभी काका का गला जो था वो बहुत ही बार बल्ज हो रहा था, निकल रहा था, फूला हुआ लग रहा था. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter. वो एक डेफिशिएंसी है आयोडीन की, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? थायराइड ग्लैंड का एक डिजीज है. अभी थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन. अभी थायराइड ग्लैंड जो था, हम लोग इसमें देखेंगे थायराइड ग्लैंड, यू कैन सी दिस ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड जो था थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इसके लिए काका को गॉइटर हो चुका था. तब ये प्लान करना बहुत ही ज़रूरी है. याद रखना.